नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज कमजोरी का लगातार चौथा सत्र है। शुरुआत हालांकि आज ठीक ठाक हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तर पर बाजार को टिकने मुश्किल हो रही है और अब जद्दोजहद हो रही है 17,000 के स्तर को बचाने की। 200 डीएमए के नीचे ऑलरेडी हम लोग कारोबार कर रहे हैं बाजार में। आज हम देख रहे हैं कि सभी के सभी सेक्टर इंडाइसेस लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। माहौल थोड़ा सा पिछले आधे पौने घंटे में और कमजोर हुआ है और अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वहां से भी राहत के कोई संकेत हमें दिख नहीं रहे हैं, बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप की स्थिति और खराब है। ये दोनों इंडेक्स 1 से लेकर 1.25% तक कमजोर हैं और अगर इंडिया विक्स की बात करें तो 16 सवा 16 के आसपास का विक्स पहुंच गया है अब धीरे धीरे। तो चौतरफा कमजोरी। अगर हम शेयरों की बात करें तो आज कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर थोड़ी सी रिकवरी हम देख रहे हैं। लगातार कमजोरी के बाद एल&टी, टाइटन, एसबीआई लाइफ ये ऊपर हैं। बीपीसीएल में करीब 1% के आसपास की तेजी है। लेकिन अगर आप अडानी ग्रुप के शेयरों को देखेंगे तो आज फिर से वहां पर दिक्कतें बढ़ती हुई, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेज 8% ये शेयर आज टूट गया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो पावर वाला जो पोर्टफोलियो था, अडानी ट्रांस, अडानी ग्रीन, ये सारे स्टॉक्स भी क्यों नहीं ऊपरी स्तरों से अब थोड़ा थोड़ा प्रेशर दिखा रहे हैं। और आज फिर से हम देख रहे हैं कि जो रेशियो है चढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों का, आज फिर से वो बेयर्स के पक्ष में, यानी कि मंदी के खिलाड़ियों के पक्ष में है। 463 शेयर हैं आज हरे निशान में और उसके मुकाबले तकरीबन 1550 शेयर है लाल निशान में, यानी कि हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 3 से ज्यादा गिरने वाले शेयर आज बाजार में हैं। आज भी सबसे ज्यादा अगर हम मूड खराब कहें तो सरकारी बैंक कर रहे हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट पर प्रेशर आ रहा है, मेटल शेयर कमजोर है, आईटी में हम देख रहे हैं कि मार देख रहे हैं और एफएमसीजी कल भी थोड़े से रेजिस्टेंस दिखाने के संकेत दे रहा था। आज भी हम देख रहे हैं कि हल्की सी बढ़त, मार्जिनल, अभी वहां पर हल्की हमने तेजी थोड़ी सी लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी देखी है। और अगर आप निफ्टी के 50 शेयरों की बात करें तो इस वक्त 20 शेयर हरे निशान में है और 30 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बढ़त एसबीआई लाइफ में है 1.25% के आसपास की। तो बाजार का ये रहा पूरा हाल। एसवीबी फाइनेंशियल के संकट के बाद पूरे ग्लोबल बाजारों में बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर माहौल खराब हुआ है। हालांकि थोड़ी सी स्थिरता हम भारतीय बाजारों में जरूर देख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स में, क्योंकि पिछले 2-3 दिन काफी ज्यादा खराब रहे। लेकिन आज भी देखिए आप 40,000 के नीचे आकर निफ्टी बैंक अब 39,000 की तरफ बढ़ चुका है, 39,300 के आसपास है। सवाल यह है कि क्या बाजार में पैनिक अभी और बढ़ेगा, गिरावट अभी और बढ़ेगी? गिरावट पर आपको करना क्या है, खरीदना है या फिर दूर रहना है? और क्या ये ओवर रिएक्शन है? क्या एसवीबी का जो संकट है वो अमेरिका तक सीमित है? क्या भारतीय बाजारों से अफेक्ट नहीं होंगे या फिर सेंटिमेंट के लिहाज से काफी ज्यादा ये क्रिटिकल हो जाता है? ये सब कुछ फिर से समझेंगे आपके लिए। अपने 2 एक्सपर्ट को शो में शामिल करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि सवाल पूछने का तरीका आपके पास क्या है। 9167329908 लगातार आपकी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहा है। आप फोन उठाइए, फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी है 18 स्वदेश मौजूद, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल या फिर इंस्टाग्राम के जरिए आप अपनी क्वेरीज हम तक भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा और 5 पैसा कैपिटल के रुचित जैन। विवेक और रुचित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। रुचित, कल हम चेक कर रहे थे बाजार को, तो जो अगला जो सपोर्ट जो दिख रहा था वो 17,000 के आसपास का दिख रहा था और हम देख रहे हैं कि उसी दिशा में बाजार कहीं न कहीं बढ़ चला है। आज ये सपोर्ट बचा रहेगा रुचित? क्या लगता है आपको आज के रेंज क्या होगी और आप सलाह क्या दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट में जो पुल बैक मूव्स भी आए थे, बजट लास्ट 1-1.5 महीने में बजट के दिन से एक तो पुल बैक मूव हमने देखा था, जहां पे 17,300 के आसपास से 18,130 तक बाजार गया। उसका नेक्स्ट पुल बैक मूव हमने 17,250 से लेके 17,800 तक का पुल बैक देखा। ये दोनों ही जो पुल बैक मूव्स आए थे वो मोर शॉर्ट कवरिंग की वजह से आए थे और जहां पे फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशंस हमें मार्केट्स में नहीं देखने मिले थे। सो आइडियली एफआईएस की भी पोजीशंस देखें तो एफआईएस भी अभी मोस्ट ऑफ द पोजीशंस उनकी अभी भी शॉर्ट साइड पर है, जहां पे ओनली सिर्फ 15% ऑफ द पोजीशंस उनकी लॉन्ग साइड पे और 85% ऑफ द पोजीशंस एफआईएस की शॉर्ट साइड पे बनी हुई है। तो जब तक ये शॉर्ट कवरिंग फिर से हम नहीं देखते एफआईएस की तरफ से, तब तक हमारा मार्केट शॉर्ट टर्म में ये प्रेशर बना रहेगा। हालांकि टेक्निकली अब हम काफी ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं और जो नेक्स्ट सपोर्ट रेंज है वो अभी 16,900 से 17,000 की रेंज में आ रहा है। सो यहाँ पे जिन्होंने अगर बिकवाली नहीं की है
तो आई थिंक अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है कि यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस लेने चाहिए। सो अगर एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस है तो उससे 16,900 के आसपास नो प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। बट फ्रेश शॉर्ट्स की सलाह अब हम ये लेवल्स पे क्लाइंट्स को नो करने को नहीं दे रहे। तो 16,900 17,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है, जो देखना होगा कि मार्केट्स वेदर वो सपोर्ट से कुछ रिवर्सल्स या पुल बैक मूव फिर से दिखाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये राय बाजार पर दे दी गई है। इस वक्त देखिए मार्केट 17,100 का भी लेवल तोड़ चुका है। दिन की निचले स्तर पर बाजार इस वक्त कारोबार कर रहा है। अगर ऐसे में आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता दिया गया है और लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश भी होता रहेगा। और इस बीच हमारे साथ पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से आनंद कुमार जी ने संपर्क किया है। आनंद जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। हेलो जी आनंद जी, आवाज आ रही है आपको? आपका सवाल पूछिए। हेलो मैम, मेरे पास 180 के भाव में 316 एक्टिव फार्मा मैंने खरीदा हुआ है। मैं अगले 3 साल में इसका फंडामेंटली जानना चाहता हूँ, ये रखना ठीक है या नहीं। ये जी आपने लिया कब था आनंद जी ये स्टॉक? जब ये लिस्टिंग हुई थी ना, उसके 2-4-10 दिन बाद ही लिया था जी। राइट, इसीलिए हम देख सकते हैं कि काफी अच्छे लेवल पर आपने एंट्री तो की थी। स्टॉक ऊपर भी आया था काफी, 1700 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर दिखे भी थे स्टॉक में। और अब तो आपका काफी कुछ मुनाफा यहाँ पर वाइप आउट भी हो चुका होगा, बट अभी भी मुनाफे में है, लेकिन नुकसान तो हुआ है आपको उन स्तरों से। विवेक काफी समय से होल्ड कर रहे हैं, लिस्टिंग के बाद से इन्होंने स्टॉक में एंट्री ले ली थी और जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं मुनाफा काफी अच्छा हुआ होगा, लेकिन अब स्टॉक 350 के पास कारोबार कर रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे, अगले 3 साल के लिए इसमें बने रहना अभी भी सही होगा? पूजा, ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम लोग एकदम कम भाव में लेते हैं और 1700 का भी भाव देखें और उसके बाद में बेचे नहीं, ये इनके साथ वही हुआ है, ह्यूमन नेचर। और कोई गलती नहीं है, ये मेरे साथ भी होता है और सबके साथ होता है, कितना भी बड़ा एनालिस्ट हो जाओ, कि कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम हाई प्राइसेस में हम लोग बेच नहीं पाते हैं। वो चाहे लालच बोलो या फिर केयरलेसनेस बोलो, कुछ भी बोलो उसको, लेकिन हाँ, ये रेगुलरली होता है सबको। जहां तक सोलारा एक्टिव का सवाल है, देखिए, एक तो फार्मा इंडस्ट्री एज सच पूरा का पूरा सेक्टर एकदम मरा पड़ा है। एकदम लोकल लैंग्वेज में बोले तो एकदम ही मरा हुआ पड़ा है। और उसमें अगर स्टॉक्स अगर देखो तो सोलारा एक्टिव, देखिए, डेट हाई है कंपनी में, 1.4 या 1.5 टाइम्स का डेट रहेगा इसमें। कंपनी के करीबन प्रमोटर्स के 33 या 34% शेयर्स प्लेस्ड पड़े हैं। रिजल्ट्स इसका नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन्स आ रहा है लगातार। कंपनी बहुत छोटी है, करीबन 1200-1300 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और मतलब ओवरऑल आप अगर देखो तो आपको पॉजिटिव कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको अभी भी मुनाफा हो रहा है, आपको एक बार का निकल जाना चाहिए। देखिए, ये मतलब क्या बोलते हैं, मन में दुख नहीं रखना बेचने के बाद ये अगर ऊपर जाए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स हो सकता है कि काफी हद तक वॉलेटाइल रहते हैं, लेकिन फंडामेंटली आप अगर देखो तो इसमें होल्ड करके रखने के लिए कोई भी कारण नहीं है। आज फिलहाल तो कोई कारण नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप इसको बेच के कोई बेटर फार्मा सेक्टर में अगर डाल लो या फिर एटलीस्ट फार्मा फंड में डालो, तो आपको रिकवरी पक्का मिलेगा उधर। और रिकवरी एक ओवरड्यू है फार्मा सेक्टर में। मुझे लगता है अगले साल भर में आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये स्टॉक पर्टिकुलरली सोलारा में कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है मुझे, तो आपको बेच के ही निकलना चाहिए। एक्टिव से बेच के आप निकल जाइए, कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, पंजाब से संदीप हमारे साथ हैं। संदीप नमस्कार, पूछिए आपको क्या जानना है। नमस्कार जी। जी संदीप, पूछिए अपने सवाल। सर मेरे दो इंक्वायरी है सर, एक तमिलनाडु पेट्रो और एक HFCL। HFCL? जी सर। भाव बताएंगे जरा दोनों शेयरों का। सर HFCL है 72,1500 शेयर है मैडम, और सर 32 के भाव पर 500 शेयर है 89 रुपीज के। HFCL आपके पास किस भाव पे है? 72 रुपीज सर। 72 रुपए के भाव पर। अच्छा ठीक है, दोनों ही शेयरों में नुकसान हो रहा है, तमिलनाडु पेट्रो और HFCL। तमिलनाडु पेट्रो, आपसे राय लेंगे इस पर विवेक, क्योंकि आपके शहर की कंपनी है। हालांकि पेट्रो से ऐसा लगता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती होगी, लेकिन इनका कमोडिटी केमिकल का कारोबार है ज़्यादातर। और हम देख रहे हैं कि शेयर में लगातार कमज़ोरी इसमें दिख रही है, रिकवरी के साइंस भी नहीं आ रहे हैं। 77 रुपये के आसपास का भाव है अभी फ़िलहाल, और ये
52 हफ्ते के निचले स्तर पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है फिलहाल। आपको कोई इसमें कारोबार में मजबूती की उम्मीद यहां से दिख रही है? क्या सलाह होगी आपकी तरफ से विवेक? सही कहा आपने अभिषेक। इनफैक्ट इसकी ऑफिस मेरे ऑफिस से करीबन 2-1 किलोमीटर की दूरी पे ही होगी। लेकिन देखिए कंपनी क्या है कि एक तो सरकारी वो होता है ना, थॉट प्रोसेस पूरा का पूरा है कंपनी में। कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक कंपनी है, जो जो ये कमोडिटी केमिकल्स वगैरह बनाती है, ये ठीक ठाक है और हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको वापस पुराने भाव जो है करीबन 85-90 आपको दिखा दे। आ, अब एकदम 52 वीक के निचले स्तरों पे है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट भी बहुत खराब है। आज के दिन ऐसे होकर रखा कि मार्केट इतना टूटने के बाद आपको अगर 52 वीक लोस पे अगर कोई कंपनी मिले तो पैनिक की जरूरत नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि आप टेम्पररी होल्ड कर सकते हो। वैल्यूएशन आज के दिन इन भावों में इसका सस्ता दिख रहा है और चीप ही है। और मुझे लगता है कि जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी आपको 85-90 वापस मिल जाएगा, उधर आप बेच सकते हो करीबन 91 रुपीस में। तो वो उससे ज्यादा मुझे नहीं दिखता है कि इसमें बहुत बड़ी रैली है। तो ठीक ठाक कंपनी है, 90 में आप बेचिए, तब तक आप इसको होल्ड कीजिए। ठीक है, 90 रुपए के आसपास इससे निकलने की आपके लिए सलाह है तमिलनाडु पेट्रो से। लेकिन HFCL, इस पर भी विवेक आप ही राय दीजिए। कोविड के दौरान हमने देखा था या फिर उसके बाद भी इसमें बढ़िया एक्शन बना था। 15-20 रुपए के आसपास के प्राइसेस थे, वहां से चढ़ के शेयर 80-85 रुपए के आसपास तक गया था। लेकिन अब काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ये रेंज बाउंड ये ट्रेड कर रहा है। इस पर आपका क्या व्यू होगा? क्या ये शेयर महंगा हो गया है? यहाँ से चलने के लिए अगर इसको गुंजाइश अगर चाहिए तो क्या थोड़े से महंगे वैल्यूएशन इसको रोक रहे हैं? आपके हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए? वो अभिषेक कहावत है ना कि बच्चों के क्या बच्चों सॉरी, ये एक्चुअली पुराना पापा, वो जो मैं कहावत याद नहीं आ रही है, पुराना पापी है ये स्टॉक। मैं इसको देख रहा हूँ 2007-8 से, और अब तक का हिस्ट्री है, मतलब 2008 से लेके आज 2023, समझ लो कितने साल हो गए, 15-16 साल हो गए, और इसने आज तक किसी भी निवेशक को कमा के नहीं दिया है। ये खाली एक स्पेक्युलेटिव काउंटर है, और जिसको गैम्बलिंग करना हो, जिसको मतलब सट्टाबाजी करना हो मार्केट में, वो ये स्टॉक ले सकता है, बेच सकता है, वो ट्रेडिंग कर सकता है। बस उसी लायक का कंपनी है ये। और कोविड में जब ये लगातार ऊपर जा रहा था, मैंने तो बहुत बार कहा था सारे इन्वेस्टर्स को, क्योंकि काफी लोग आते थे, सर HFCL ले लूं, 150 जाएगा, 200 जाएगा। मैं कहा भैया मत लो, इसका पूरा का पूरा देखा हुआ है हिस्टोरिकली, और आगे चल के भी क्या करेगा, कुछ पोटेंशियल टर्न अराउंड मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। जिस दिन सही में पोटेंशियल टर्न अराउंड दिखेगा, मैं खुद भी आके रिकमेंडेशन करूंगा। मार्केट में कोई भी परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता है कोई भी स्टॉक तो, लेकिन आज के दिन जस्ट स्पेक्युलेटिव काउंटर है अभिषेक, तो किसी को इसमें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, बहुत बहुत केयरफुल रहना चाहिए उल्टा। बिल्कुल ठीक है। तो ये राय HFCL में आपको दे दी गई है। स्टॉक काफ़ी टूट चुका है और आगे भी इसमें जल्द ही रिवाइवल की कुछ उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश से जुनैद जी ने हमें कॉल किया है। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैडम, मुझे ऑयल इंडिया के बारे में पूछना है। मैंने 1540 शेयर लिए थे और 259.21 के भाव में। दे सकते हैं आप? चलिए रुचित से सवाल ले लेते हैं। ऑयल इंडिया, रुचित, इनके पास 1540 शेयर्स हैं, 259 के पास इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ था और इनकी खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। हालांकि नुकसान काफ़ी हो चुका है क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ली हुई है। अभी क्या करें, ऑयल इंडिया में बने रहें, और अगर कुछ स्टॉप लॉस आप इनको सुझाना चाहें तो? आई थिंक इनकी खरीदी है वो थोड़ी सी लेट हुई है, क्योंकि स्टॉक देखिए पिछले 6 महीने से ऑलरेडी एक अच्छा मूव दिखा रहा है। अक्टूबर 2022 में लगभग 170 के आसपास के लोज थे, 170 का 270 रुपया, ये नो विदाउट नो एनी काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड, ये एक अच्छा पुल बैक मूव या अच्छा अप ट्रेंड ये स्टॉक में देखा है। तो थोड़े मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट हुए हैं और ओवरबॉट के बाद अब करेक्टिव फेज में है स्टॉक। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक
स्टॉक का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 250 के आसपास। अब हम 253 के आसपास चल ही रहे, तो मैं इनको सलाह दूंगा कि 249 के, अगर आपकी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग पोजीशन ही है तो 249 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए। अगर 249 के नीचे स्टॉक जाता है तो फिर एक बार ये स्टॉक में से एग्जिट ले ले। तो 249 के स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल एक बार होल्ड कर सकते हैं स्टॉक। ठीक है, 249 बोला आपने रुचित? यस, 249 रुपए। ठीक है, 249 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ऑयल इंडिया को होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। लोअर लेवल से हमने इसमें अच्छी तेज़ी देखी है। 165-70 के बाद से लगातार ये शेयर चला हुआ है। नीरज श्रीवास्तव का सवाल लेंगे, ट्विटर के जरिए है इनका सवाल है नाल्को को लेकर। 200 शेयर इनके पास है 110 रुपए के भाव पर, और हम नाल्को को काफ़ी समय से देख रहे हैं कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हालांकि मेटल स्टॉक्स थोड़े से सुस्त भी हुए हैं, थोड़े से ग्लोबल जो कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं, मंदी की बात हो रही है, स्लो डाउन की बात हो रही है, उसके चलते थोड़ा सा जो चमक है वो फीकी पड़ी भी है। बाकी अगर हम स्टॉक्स की बात करें उनमें भी, लेकिन नाल्को एक रेंज में है। विवेक, नाल्को पर आपका क्या व्यू होगा, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, बहुत ही चीप वैल्यूएशंस पे है अभिषेक, और मुझे लगता है कि 82 में अगर कोई ले रहा है ना, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी ले रहा है, इसमें ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि बेयर मार्केट ऑलमोस्ट चल रहा है, तो आपको करीबन 77 78 एक बार का दिख जाए, और वहां पे भी अगर आता है तो आपको और लेना चाहिए। मेटल देखिए, आगे चल के एक तो वैल्यूएशन चीप है इसका, और मेटल का जो विजिबिलिटी है वो कोई खराब नहीं है। जितना केपेक्स इंडिया में हो रहा है, चाइना रीओपन हो रहा है, ये एसवीबी बैंक वगैरह दिक्कत के कारण मार्केट आज खराब है, लेकिन ओवरऑल मेटल नेगेटिव नहीं दिख रहा है मुझे। तो जैसे ही यहाँ से रिकवरी आती है बाजार में, तो ये स्टॉक वापस आपको करीबन 90-95 आराम से दिखा सकता है। और वैल्यूएशन वाइज जैसे मैंने कहा, करीबन 7 या 8 की पी पे ये चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये 100 के ऊपर वापस जा सकता है जैसे ही स्टेबिलिटी आए। कंपनी में जीरो डेट है, और जो ईवी व्हीकल्स वगैरह में वहां पे मेटल, ये जो एल्यूमिनियम का है वो बहुत बड़ा स्कोप है। तो आगे चल के सारे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव ही है। तो क्या है कि एक रेंज बाउंड स्टॉक है, ये सरकारी कंपनी है, इसके लिए आपको बहुत फास्ट रैली या बहुत फास्ट डिप नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, इसको जैसे मैंने कहा, अगर लेके रखते हो तो स्लो एंड स्टेडली आप इस वक्त से कमा के निकलो। ठीक है, तो ये राय नाल्को पर आपके लिए। बाजार में कमजोरी कायम है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 300 अंक नीचे है, 39,300 के स्तरों के आसपास है। बाजार की स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं है। अडानी ग्रुप के शेयर आज देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स में 4 से लेकर 7% के आसपास की गिरावट है, और बाकी एनर्जी वाला पोर्टफोलियो जहाँ पर हमने लगातार तेज़ी देखी, अडानी ट्रांस, अडानी ग्रीन या फिर अडानी पावर, वहाँ पर भी कमजोरी हावी होती है आज दिख रही है। 17,000 को बचाने का संघर्ष आज है, और ये बहुत ही दिलचस्प होगी बुल्स और बेयर्स के बीच की आज की लड़ाई। लेकिन पहले जानते हैं कि आज कमोडिटी मार्केट की एबीसीडी में क्या है खास। आज कमोडिटी के एबीसीडी में हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिलिकॉन वैली बैंक को लेकर। उससे कमोडिटी बाजार पर क्या असर हो रहा है, इस असर को। लेकिन सबसे पहले ये संकट क्या है, कैसे शुरुआत हुआ था। ये यूएस का 16वां सबसे बड़ा बैंक था 3-4 दिन पहले तक, अगर इसके वैल्यू को अगर आप देखेंगे। लेकिन और सबसे कमाल की बात ये थी कि इसके जो डिपॉजिट्स थे और साथ ही जो लेंडिंग का जो इनके ये पास था, लेंडिंग लोन बुक जो था, उसमें काफ़ी गैप हो गया था। उसके बाद जब आमतौर पर बैंक किस तरह से कमाई करते हैं, उनके पास जो डिपॉजिट आते हैं या लेंडिंग के बीच का जो फ़र्क होता है, वो इंटरेस्ट मार्जिन उनकी कमाई होती है। उसके अलावा जो फंड्स बचते हैं वो अलग इन्वेस्ट करते हैं। तो 2021 के लास्ट तक की इनकी स्थिति देखेंगे तो करीब करीब 189 अरब डॉलर का इनके पास डिपॉजिट था, और 66 अरब डॉलर के आसपास का इनका लोन बुक था। तो जो गैप था उसे तो निवेश करना ही था। 2021 कोरोना के काल का समय था, तो ऐसे में वहाँ पे ब्याज दरें बहुत कम थी, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वहाँ इन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया। ब्याज दरें बहुत नीचे थी। जो महंगाई बढ़ने लगी 2022 में और ब्याज दरें बढ़ने लगी 0.25% से बढ़कर जब 4.5% तक ब्याज दरें आ चुकी है, तो जब ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ी तो इनके बॉन्ड के वैल्यू तेजी से कम होते गए। अब दबाव आया, इन्होंने फंड रेज का नया प्लान बनाया। फंड रेज का प्लान बनाया
तो लोगों को डाउट हुआ, जो भी इनके डिपॉजिटर्स थे अब उनकी निकासी शुरू हो गई, उससे दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बैंक की हालत आप देख ही रहे। तो इससे कमोडिटी बाजार को क्या फ़ायदा हो रहा है, खास करके बुलियन मार्केट को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि फेड अब बैक सीट पे नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि अब ब्याज दरें जो बढ़ोतरी जो चल रही थी उसे होल्ड करने का वक्त आ गया, और यही वजह है कि सेफ हेवन बाइंग के तौर पर बुलियन में ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। कल एक दिन में हमने देखा था कि चांदी में 6% और 2.5% गोल्ड में, गोल्ड 2 ट्रेडिंग सत्र में 4% से ज़्यादा बढ़ चुका है और चांदी 8% से ज़्यादा तेज़ी दिखा चुकी है। तो एक अच्छी तेज़ी आ रही है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है, यील्ड में गिरावट आ रही है, और ये एक नॉन इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट है बुलियन, तो यहाँ तो फ़ायदा हो रहा है। लेकिन क्रूड और मेटल यहाँ पर दबाव है। क्रूड खास करके इनको लग रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ की चिंता यहाँ से बढ़ सकती है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस और डीप होती है तो इसका नुकसान यहाँ पर होगा, डिमांड इनके कम हो सकते हैं। तो ये कनेक्शन है कमोडिटी का SVB क्राइसिस के साथ। ठीक है, SVB संकट का कमोडिटी बाजार पर किस तरह से असर पड़ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि अब सेफ हेवन के तौर पर सोने में डिमांड उसकी बढ़ी है, और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मंदी की जो आशंका बढ़ी है थोड़ा सा संकट गहराने के चलते, तो क्रूड में हमने कमजोरी आती देखी है। ब्रेंट क्रूड का भाव हमने देखा था कल कि $80 के आसपास पहुंच गया था। तो एक कोरिलेशन वहाँ से भी एक हम ड्रॉ कर रहे हैं, वहाँ से भी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चलिए आपके सवाल जवाब के सिलसिले की फिर से शुरुआत करेंगे। पटना से राजीव हमारे साथ हैं। राजीव नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आप? हेलो जी राजीव, पूछिए अपना सवाल। मैं सीतामढ़ी बिहार पटना से बोल रहा हूँ और आपका पुराना सब्सक्राइबर हूँ। तो ये मैं जानना चाहता हूँ 32 के भाव पर ब्राइटकॉम का 2013 लिया है और नीचे गिरता ही चला जा रहा है। आपने ये कब लिया राजीव ये शेयर? 3 मंथ है वो, 3 महीने पहले। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब 52 हफ्ते के निचले स्तर पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और लगातार इसकी पिटाई हो रही है। ब्राइटकॉम जिस रफ्तार से ये शेयर दौड़ा था, तो ऐसे खतरे होते हैं, तेज़ जब दौड़ होती है तो गिरने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होते हैं। विवेक, ब्राइटकॉम आउटडोर एडवर्टाइजिंग वाली ये कंपनी है, होर्डिंग वगैरह इसके हम देखते हैं, और ये शेयर 3-4 रुपये के आसपास का भाव था। उसके बाद इसमें आग सी लग गई और देखते देखते शेयर 100 रुपये के ऊपर ही निकल गया था। लेकिन वहाँ से जब ये शिखर से टूटा तो फिर इसने संभलने के मौके बहुत कम दिए। अब देखिए 19 रुपये के आसपास के भाव रह गए हैं, और लोगों ने चेष्टा की होगी कि 100 रुपये के आसपास भाव चला गया है, शायद हम अगर 35-40 पे ले लें, 25 पे ले लें, तो फिर से क्या पता रिबाउंड देके फिर से 50 पे 100 पे चला जाए। ये उम्मीद करके लोग एक तरह से, कहीं निवेश का इरादा नहीं होता है, बिना फंडामेंटल समझे, बिना कारोबार समझे, ऐसे बहुत सारे शेयर रोज़ के रोज़ लिए जाते हैं। लेकिन ये ना तो ट्रेड है ना तो इन्वेस्टमेंट है, ये प्योर, इसको हम सट्टा कह लें तो गलत नहीं होगा। आपका व्यू क्या होगा ब्राइटकॉम में? आपको लगता है कि वैल्यू है इस प्राइस के अगेंस्ट क्या भी बने रहना चाहिए, या फिर जो कुछ भी मिल रहा है उसको लेके निकलने में भलाई है? अभिषेक, इनफैक्ट मेरे बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आपने इतना बढ़िया समअप किया है कि कुछ नहीं था, सट्टा था। 3 रुपए का स्टॉक, ऐसा क्या हो गया स्टॉक में कि 3 रुपए का 100 रुपए हो जाए? मतलब ऑलमोस्ट यू आर टॉकिंग कितना, ऑलमोस्ट 32-33 गुना। क्या कारण से कोई स्टॉक इतना बड़ा रैली दिखा सकता है? और मुझे अच्छी तरह याद है अभिषेक, मैं आपके साथ इस जब भी हमने ये शो किया, केयरफुल रहो निकल जाओ ही करके सलाह दी थी। तो आज जो मतलब ब्राइटकॉम खाली नाम में ब्राइटनेस रह गया है और कुछ भी नहीं है, दिया बुझ चुका है। मेरे हिसाब से आपको इस भाव में भी लेकर नहीं रखना चाहिए, आपको निकल जाना चाहिए। वैल्यूएशन ठीक है, सस्ता दिखेगा अभी, लेकिन पूरा का पूरा अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, वो HFCL के जैसे HFCL के लिए, तो वैसा का वैसा स्टॉक है ये। वॉलेटाइल ऑपरेटेड, जो मतलब सट्टा जिसको करना हो, बस, और कुछ नहीं है फंडामेंटली, इसमें कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। सही ले लीजिए। ठीक है, ब्राइटकॉम पर ये व्यू। लेकिन चलिए अगले दर्शक को जोड़ेंगे। महाराष्ट्र से सुनील हमारे साथ हैं। सुनील नमस्कार, पूछिए आपको क्या जानना है, कौन सा शेयर आपके पास है? मेरे पास LNT है। जी सर, भाव बताएंगे? 394 परचेज प्राइस। 394? हाँ, और 25 क्वांटिटी है। सुनील जी, आपके पास ये होल्डिंग कब की है, कब आपने शेयर लिए थे ये? बहुत साल हो गए, 4 या 5 साल हो गए।
4 या 5 साल हो गए। और दूसरा 3 मेरा अब ये है बेल है एट द रेट ऑफ 28 रुपीज। BEL है 28 के भाव पर और 100 क्वांटिटीज है। ठीक है। और इन्फोसिस है 530 के रेट पर बाय प्राइस, 530 क्वांटिटी के रेट पर। 25। ठीक है, ठीक है। तीन शेयर हैं और तीनों बढ़िया शेयर। और 5 साल देखिए आपने होल्ड किया अगर एल&टी को, 5 साल से थोड़ी ज़्यादा पुरानी हो सकती है शायद आपकी होल्डिंग एल&टी की, क्योंकि 5 साल में कभी आप जो भाव बता रहे हैं शायद इस भाव पे ये शेयर रहा नहीं 394 के भाव पर। लेकिन फिर भी आपके भाव से ये 5 गुना 6 गुना ज़रूर हो गया है शेयर ये, और अपने लाइफ हाइस की तरफ जाकर ये ट्रेड कर रहा है शेयर। ऊपरी स्तरों से थोड़ा मोड़ा करेक्ट हुआ है बाजार के हाल फिलहाल के करेक्शन में, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ अच्छी खासी इसमें बरकरार है। आज भी 1% के आसपास की तेजी, 2150 रुपये के आसपास का भाव है। तो एल&टी की बात करें या फिर BEL की बात करें या फिर हम इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस में अभी के मौजूदा भाव पर भी आपके पैसे 3 गुना हैं ऑलमोस्ट। BEL की बात करें आपके भाव से, उसमें पैसे आपके 3 गुने हैं। 28 के रेट पर आपने लिया है और 90 रुपये के आसपास BEL है। इन्फोसिस की बात करें आपने 500 रुपये के भाव मेंशन किए और इसके प्राइस अब देखिए 1500 रुपये के आसपास हैं। अब लंबी अवधि के निवेशक हैं विवेक सुनील जी, और बढ़िया स्टॉक्स हैं और ठीक ठाक क्वांटिटी में है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक है। अभी निवेश बनाए रखें इन शेयरों में या फिर कहीं से आपको पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की सलाह आप देना चाहेंगे शेयरों में? अभिषेक, इनकी बाइंग मुझे लगती है कि 2008 या 9 की होगी, क्योंकि ये जो 300 कुछ चिल्लर बोल रहे हैं ना, वो उस एरिया में चल रहा था करीबन 2008-9 में। और उसके बाद में जैसे 2020 का भी लो 661 था। ठीक है, जो भी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। और एल&टी आज के दिन देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लेना हो तो खरीद भी सकते हैं, एक बाई रहेगा एल&टी। इसमें कई खाली एक इंफ्रा कंपनी नहीं बची है। ये माइंडट्री को ओन करती है, LTI, LTTS, मतलब एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई है। और आज के दिन ये रेलवेज को केटर कर रही है, इंफ्रा को केटर कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को केटर कर रही है। तो एक सम ऑफ पार्ट्स अगर देखो तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा करना चाहिए आगे चलकर। और इस मार्केट में भी देखिए स्टॉक ने करेक्शन नहीं दिया है, बहुत स्टेबिलिटी के साथ ये ट्रेड कर रहा है। तो आप इसको होल्ड कीजिए। आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, इतने साल आपने रखा है, आपको अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो आप इसको डेफिनेटली होल्ड करके रखो। और इनफैक्ट बाई भी कर सकता है अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहे तो। दूसरा कौन सा स्टॉक था अभिषेक का? इन्फोसिस और BEL, ये 2 स्टॉक और थे एल&टी के अलावा। तो BEL देखिए, BEL एक डिफेंस प्ले है और हमने बजट में देखा है कि कितना फोकस है आज के दिन डिफेंस पे। और मुझे लग रहा है कि हाँ, शॉर्ट टर्म में ठीक है, ये स्टॉक थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड दिख रहा है क्योंकि पूरे डिफेंस स्टॉक्स बहुत तेजी से भागे थे। लेकिन फंडामेंटली BEL बहुत बढ़िया कंपनी है। आई थिंक इसको आपको होल्ड करना चाहिए इसको भी। और रहा इन्फोसिस की बात, देखिए इन्फोसिस अब मुझे लग रहा है कि आप अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। IT में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली थी और आगे चल के मुझे लग रहा है कि जो भी US में हो रहा है उसका एक रिपल इफेक्ट IT सेक्टर पे तो पड़ने वाला ही है। तो आगे चल के हो सकता है कि IT में इतनी फास्टर ग्रोथ नहीं देखने को मिले जितनी हम लोग जनरली देखते हैं। तो एक नॉर्मल सा सेक्टर हो गया है वो। और मुझे लग रहा है कि खाली इन्फोसिस में आप थोड़ा बहुत पार्शियली बुक कर सकते हो प्रॉफिट, लेकिन BEL और एल&टी को आपको डेफिनेटली होल्ड करके रखना है, चाहे इन्फोसिस का प्रॉफिट इसमें शिफ्ट कर लो। ठीक है, तो ये राय आपके तीनों ही स्टॉक्स में आपको दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अहमदनगर से हमारे साथ प्रदीप जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रदीप जी, पूछिए आपका सवाल। हेलो मैडम, हमारा इंडिया बुल हाउसिंग शेयर है, 9200 शेयर लिए है, 123 एवरेज प्राइस है और वो 102 पर चल रहा है। जी जी बिल्कुल, चलिए राय दिलवा देते हैं आपको। रुचित, आप सजेस्ट करिए क्या करें इस स्टॉक में, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर तो हर लेवल में निवेशकों को और ट्रेडर्स को नुकसान ही हो रहा होगा। 123 इनकी एवरेज प्राइस आ चुकी है और उसके भी नीचे इस वक्त स्टॉक कारोबार कर रहा है। आगे के लिए चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या और वीकनेस आ सकती है स्टॉक में?
ये ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का नेगेटिव ही रहा है। इन स्पाइट ऑफ इन बिटवीन पुलबैक्स मूव्स हमने काफी बार ये स्टॉक में देखा है, लेकिन वो पुलबैक मूव्स के बाद कोई भी सस्टेनेबल अप ट्रेंड या हाई टॉप हाई बॉटम के स्ट्रक्चर ये स्टॉक में नो लंबे समय के चार्ट्स पे नहीं बने अब तक। सो आई थिंक विद इन द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नो जो बड़ी कंपनीज है जैसे HDFC लिमिटेड जैसी कंपनीज, आई थिंक वो आगे चल के डेफिनेटली थोड़े रिलेटिवली सेफर रिटर्न्स भी देखी और बेटर रिटर्न्स भी इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस से दे सकती है। तो यहाँ पे मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा, और अगर आप सेम सेक्टर में निवेशित रहना चाहते हैं थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो HDFC लिमिटेड में खरीदारी इस डिक्लाइन में की जा सकती है। ठीक है, HDFC लिमिटेड आपके लिए वो शेयर है। इंडियाबुल्स हाउसिंग से निकल जाइए। हाउसिंग में अगर आपको पसंद है तो HDFC दिग्गज है। HDFC बैंक में इसका मर्जर भी होने वाला है और आपको वो बेनिफिट्स भी मिलेंगे। 2500-2500 रुपये के आसपास के इसके भाव हैं इस वक्त, और आपको इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं रुचित। कमल सिंह का सवाल लेंगे, फेसबुक के जरिए आया है और इनके पास है रेन इंडस्ट्रीज के शेयर 140 रुपये के आसपास की प्राइस है। रुचित, आप ही व्यू दीजिए। 140 के आसपास आए हैं, इनके खरीद भाव से नीचे है शेयर, और हमने काफ़ी ज़्यादा इसको में वॉलेटिलिटी देखी है, काफ़ी उतार चढ़ाव है। क्या ये शेयर मुनाफे की रेन बारिश करवाएगा इनके लिए, या फिर ऐसे ही ट्रेड करता रहेगा वॉलेटाइल होकर? मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यूड रहेगी स्टॉक में। 150 से 170 का रेंज, ये स्टॉक लास्ट 1.5-2 महीने से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब भी 165-170 के आसपास आता है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर दिखने मिलता है, हालांकि 150 पे फिर से सपोर्ट लेता है। तो जब तक ये रेंज से बाहर ये स्टॉक फिर से ट्रेड करना शुरू नहीं करता है, तब तक कोई मेजर डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए स्टॉक में। तो 150 का सपोर्ट है स्टॉक को, तो 150 की आप 149 के नीचे आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि आपको समय देना होगा कि जब ये 170 का लेवल पार करेगा उसके बाद ही कुछ पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में बनेगा। ओके, ठीक है। तो ये रहा है आपको स्टॉक पर। व्हाट्सएप पर भी सवाल आया है, प्रभाकर जैन जी का, मेरठ से हैं ये, और टाटा मोटर्स इनके पास है 507 शेयर्स इन्होंने टाटा मोटर्स के, और इनकी जो खरीद है वो 403 के पास इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। अब टाइम तो मेंशन नहीं किया, लेकिन फिलहाल मुनाफे में है और 7000 के आसपास का प्रॉफिट भी इनको स्टॉक में हो रहा है। रुचित, आपसे ही सवाल होगा टाटा मोटर्स पर भी। अभी तो फिलहाल इनको मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए? अगर शॉर्ट टर्म नज़रिया हो तो एग्जिट कर लें या फिर होल्ड करें? शॉर्ट टर्म नजरिया है तो एग्जिट कर सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि अगर थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं तो स्टॉक में आपको होल्ड करना चाहिए। आई थिंक प्राइस वाइज करेक्शन जो है वो स्टॉक की ऑलरेडी काफी देख चुका है। अक्टूबर 2021 से जब से मार्केट ने डाउन मूव आया तब से ये स्टॉक ने इतना परफॉर्म नहीं किया है। 534 के आसपास के हाई अक्टूबर 2021 में थे, जहां से 380 तक का प्राइस वाइज करेक्शन ये स्टॉक ने कंप्लीट किया है। तो आई थिंक प्राइस वाइज कुछ मेजर बड़े डाउन मूव्स अब नहीं देखे जाएंगे। जब ये स्टॉक ये 400-380 की रेंज में फिर से आएगा तो वहां पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में आएगा। सो शॉर्ट टर्म में थोड़ा मोमेंटम नेगेटिव साइड रह सकता है। 400-380 का रेंज फिर से स्टॉक टेस्ट कर सकता है ये स्टॉक। इसके लिए अगर आपका सिर्फ ट्रेडिंग का ही नजरिया रहा है तो एक बार मुनाफा वसूली कर ले, बट आई थिंक नीचे 380-400 की रेंज में फिर से ये स्टॉक को बाइंग किया, ये स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 380-400 की रेंज में फिर से खरीदारी कर सकते हैं टाटा मोटर्स। प्रेशर यहाँ पर और बढ़ गया। कल हम चर्चा कर रहे थे कहीं ना कहीं ऑटो कंपनीज के लिए थोड़ा जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस वाली जो चैलेंज है वो उनके मार्जिन पर प्रेशर डाल सकता है, वहाँ पर थोड़ी दबाव आ सकती है। और हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर में आज 1.5% के आसपास की कमजोरी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर की बात करें तो वहाँ पर 2% के आसपास की नरमी है, और पिछले 4-5 सत्र में ये शेयर 10% ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो चुका है। आप ये देखिए 0.25% ये भी शेयर कमजोर है। 1250 रुपये के आसपास के भाव हैं, और 4-5 सत्र की बात देखिए आप, 1350 रुपये के भाव से ये गिरा था शेयर, और अभी 1250 रुपये के आसपास ट्रेड करा। लगातार इसमें हम फॉल देख रहे हैं। लेकिन एक अगले दर्शक का सवाल लेंगे। राहुल हमारे साथ हैं। राहुल नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? सर मेरे पास 2 शेयर थे एक्चुअली जी। दोनों ही मेरे कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। KPIT का शेयर था मेरे पास 700 की रेंज में, और अदानी पोर्ट का शेयर था मेरे पास 600 की रेंज में। दोनों ही कल मेरे स्टॉप लॉस हो गए हैं ट्रिगर। अब मैं आगे ये पूछना चाहता हूँ सर कि ये क्या सही समय है अदानी पोर्ट में दोबारा से इन्वेस्ट करने का, और अदानी विल्मर में दोबारा से? अडानी पोर्ट आपके पास 583 के भाव पर थे, राइट? जी जी जी। अच्छा, और आपने ये लिया कब था? ये सर मैंने 1 महीने पहले ही लिया था। नहीं तो फिर कैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया?
एक्चुअली मैंने 583 में लिया था और मैंने स्टॉप लॉस जो लगाया था ऊपर लगाया था 680 के रेंज में। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आपकी पोजीशन मतलब इसमें से कट चुकी है, राइट? हाँ, मेरी पोजीशन दोनों ही स्टॉक में से कट चुकी है सर। दोनों में कट गई। लेकिन आपने ये क्यों किया? मतलब ये समझ से थोड़ा परे है, क्योंकि अडानी पोर्ट या फिर केपीआईटी टेक, दोनों हम केपीआईटी टेक में थकान के कोई संकेत हमें दिख नहीं रहे हैं। अडानी पोर्ट भी हमने देखा था कि 550 वाले स्तरों के बाद से लगातार ये मूव में था, 700 रुपये के ऊपर भी शेयर गया था। ठीक है, चलिए फिर से रिव्यू कर लेते हैं। केपीआईटी टेक, विवेक, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम आईटी बास्केट की बात करें तो एक तरफ यूएस में इन्फ्लेशन वाला चैलेंज था, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आईटी पर जो खर्च जो कंपनियां करती हैं, इनके जो क्लाइंट्स करते हैं, वो थोड़े से घटने की आशंका से पिछला साल हमने पूरा दबाव में देखा। ब्याज दरें बढ़ रही हैं, एक नया चैलेंज अब इस साल उभर के आ गया है आईटी कंपनीज के लिए। तो चैलेंजेस चौतरफा मुश्किल में आईटी सेक्टर दिख रहा है, लेकिन इस आईटी सेक्टर में भी कोई अगर शेयर ध्रुव तारे की तरह चमकता रहा है तो वो है केपीआईटी टेक का। मिड कैप की बात कर लें, लार्ज कैप की बात कर लें, ये शेयर लगातार चला है। अब ये बताइए कि एंट्री का मौका अब खोजना चाहिए इसमें या नहीं? अब फ्रेश बाइंग करनी है या नहीं करनी है? अभिषेक, केपीआई टेक इसके लिए चमक रहा था क्योंकि इसमें एक ईवी का प्ले भी था। ये काफी ईवी जो चार्जिंग स्टेशंस वगैरह है उसमें कंपनी काम कर रही है और बहुत परफॉर्मेंस इसका अगर आप देखो तो करीबन जो बोलते हैं ना रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका 17-18% चल रहा था। डेट फ्री कंपनी है और ये थोड़े मतलब साल 1.5 साल पहले करीबन 300-400 के रेंज में ये मिल रही थी। तो उसके बाद में काफी अच्छा रैली दिखाया है स्टॉक ने, ये जो भी पॉजिटिव ईवी वगैरह प्ले को मद्देनजर रख के। लेकिन अब इन वैल्यूएशंस में डेफिनेटली कॉस्टली लग रहा था स्टॉक, और ओवरऑल जैसे आईटी सेक्टर भी डाउन है तो इसमें भी एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पूरा का पूरा मार्केट डाउन है, तो कोई स्टॉक अगर सब स्टॉक्स अगर नीचे आते तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें मुझे लगता है कि वापस अगर आपको करीबन 650 या 600 रेंज मिले तो एंट्री डेफिनेटली करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म प्ले है ये केपीआईटी। तो इसके लिए आपका स्टॉप मतलब प्रॉफिट में आपने स्टॉप लॉस लगाया था तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 650 है तो एक बार और वापस कॉल करो, उस दिन का जो भी फंडामेंटल है देख के वापस गाइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आज के दिन ये कॉस्टली है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है। तो वैल्यूएशन आपको थोड़ा अगर सस्ता मिले तो डेफिनेटली एक भाई वापस फ्रेश बनेगा इस कंपनी। ठीक है। तो ये राय आपको आपके दोनों ही स्टॉक पे दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ट्विटर पर रोहित राय जी का सवाल आया है। यूफ्लेक्स है इनका सवाल, और 1000 शेयर्स इन्होंने 650 के भाव पर लिया हुआ है। इस स्टॉक में इस कंपनी को लेकर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी सारे सवाल आते हैं स्टॉक को लेकर। बीच में आईटी रेड पड़ी थी एक के बाद एक इनके ऑफिसेज में, और उसके बाद हमने देखा कि लगातार स्टॉक टूट ही रहा था। पिछले एक महीने में अगर देखेंगे तो 27% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है, और काफ़ी सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को लेकर अब कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं और इनको भारी नुकसान हो रहा है इस वक्त यूफ्लेक्स में। विवेक, आप ही सजेस्ट करिए, यूफ्लेक्स नुकसान तो काफ़ी हो चुका है लेकिन भरपाई कैसे हो? अब निकल जाने की राय देंगे? फंडामेंटली पहले तो बताइए आपको कंपनी कैसी लग रही है ओवरऑल, और भरपाई करनी हो तो कौन से दूसरे स्टॉक में इनको शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो मुझे ये है कि देखिए यूफ्लेक्स कुछ टाइम पहले बहुत बढ़िया लगती थी, और आज के दिन अगर सिर्फ वैल्यूएशन पैरामीटर पे देखो तो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है आज के दिन भी। लेकिन इसमें केवेट रहेगा, मैं देख रहा हूँ पास्ट नंबर्स, अब तक जो नंबर्स आए थे, और जैसे आईटी रेट्स वगैरह आने के बाद ये स्टॉक लगातार करीबन 900 के लेवल से ऊपर से ये लगातार ये इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ है जो हमको अभी तक बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए अगर मैं चार्ट्स का सहारा लूं तो एकदम फ्री क्या बोलते हैं फॉल वाला एक सिनेरियो है इसमें, तो आपको डेफिनेटली स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। मैं वापस रिपीट करता हूँ, फंडामेंटली मैं पास्ट डेटा ही देख सकता हूँ तो उस बेसिस पे अच्छा लगता है। लेकिन जो चार्ट बोल रहा है वो बोल रहा है कि आईटी रेट के बाद कंपनी में कुछ ना कुछ हुआ है या फिर कुछ ना कुछ पकड़ा गया है, तो वो हमको वेट करके देखना पड़ेगा। इसके लिए अवॉइड रहेगा, टोटली अवॉइड रहेगा, या निकल जाओ इससे। अब रहा इसके बदले क्या लेना। इनफैक्ट लास्ट कॉलर का एक और सवाल था अडानी पोर्ट्स का, वो मैं मिस कर गया था। तो मुझे लगता है कि अडानी पोर्ट्स में आप फिर भी शिफ्ट कर सकते हो,
क्यों अडानी पोर्ट्स है या फिर अडानी विल्मर है, दोनों कंपनीज आज के दिन अडानी ग्रुप में मुझे चीप लग रही है। और जो जो अडानी पोर्ट और विल्मर में, ये दोनों की दोनों कंपनीज एक असेट बैक कंपनी है। वॉलिटिलिटी ग्रुप में इसके लिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज आई और काफी अब ग्रुप में चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ ये लोग रीपे कर रहे हैं और पॉजिटिव सेंटिमेंट, काफी थके हुए इन्वेस्टर्स रहेंगे जो इनको बाहर निकलना होगा, कोई लोग एंटर करेंगे, तो ये वॉलिटिलिटी अगले हो सकता है 2 या 3 महीना चले। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अडानी विल्मर एक अच्छा स्टॉक है और अडानी पोर्ट्स भी अच्छा स्टॉक है। ऐसे डिस्क्लोजर अडानी विल्मर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। ठीक है, अडानी पोर्ट्स को बाय करने की सलाह है। 656 रुपए के आसपास के भाव हैं। आज 4% ये शेयर कमजोर है और आज अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के शेयरों में कमजोरी हो रही है। अगले दर्शक का सवाल लेंगे कर्नाटक से रुद्रमूर्ति जी हमारे साथ हैं। रुद्रमूर्ति जी, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? हाँ, I have Hexaware Technology shares, 34 numbers. Hexaware Technologies? Yes. ओहो, आपके पास सर आपने डिलिस्टिंग में आपने शेयर अपने टेंडर नहीं किए? No, I was not knowing that. ठीक है, थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। अब तो खैर ये शेयर आई थिंक कि विवेक, ये तो डिलिस्ट हो चुकी कंपनी ने, हेक्सावेयर कर सकते हैं अभिषेक, कंपनी डिलिस्ट हो चुकी है और मतलब अगर इनके पास है तो इनको हो सकता है कि बाद में फ्यूचर में ऑफर आए कंपनी से। जो भी जितने भी बचे हुए शेयर होल्डर्स है ना, जिन्होंने डीलिस्ट में ऑफर नहीं किया है, तो हो सकता है इनके पास ऑफर उस वक्त आए। क्योंकि तो देखिए इनको बस वेट एंड वॉच 6,123 रुपए का भाव है और जो फाइनल जो डिलिस्टिंग प्राइस था वो था 475 रुपए के आसपास का। तो डिलिस्टिंग में होता क्या है कि अगर एक बार कंपनी डिलिस्ट हो गई तो आप तो अपने शेयर बेच नहीं सकते, लेकिन आपके पास ऑप्शन यही होता है कि जो कंपनी है उसको ही आप सेल कर सकते हो। तो शायद इस प्राइस पे बेच तो सकते हैं कंपनी को अपने शेयर, क्योंकि वो मैंडेटरी है, वो कंपनी को लेने ही पड़ेंगे शेयर जो भी इनके निवेशक हैं। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप क्या करें। 6,100 के भाव पर आपने लिए हुए, लेकिन शेयर की बिटाई हो के काफी कम भाव पे आ गया था। अभी कैसे इसको सेल करना हो तो क्या तरीका हो सकता है, विवेक जरा इसके बारे में बताइए आप। देखिए, 2 चीजें होती है अभिषेक भाई, एक्सपीरियंस बोल रहा हूं मैं। आपने ये सही कहा था कि आपको बेचना तो हेक्सावेयर को ही पड़ेगा, क्योंकि और ये मैंडेटरी नहीं होगा, क्योंकि अगर 90% अगर कंपनी के पास वापस उनके शेयर्स आ गए तो वो लोग डीलिस्ट कर सकते हैं और 10% शेयर फिर भी बाजार में रह सकता है, ये नियम है। तो 10% शेयर में ये होंगे तो कंपनी कोई लीगली बाउंड नहीं है कि बैलेंस 10% को भी ये लोग एग्जिट दे। अब आप एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन के रह गए। अब 2 तरीके हैं, इनके पास 1-2 बार ऑफर आएंगे, पक्का आएंगे कोई ना कोई इन्वेस्टर से जो ये बैलेंस 10% शेयर होल्डर्स को लेटर लिखे या चिट्ठी लिखे और बोले कि आपके शेयर हम लोग खरीदने के लिए रेडी है। तो उस वक्त आप बेच सकते हो। क्या भाव में वो लोग देंगे वो उनकी इच्छा है, क्योंकि डिलिस्ट हो चुका है। वो हो सकता है आपको 6,000 बोले या 600 बोले या 60 रुपया बोले, वो उनके ऊपर है। तो एक तरीका ये होगा और दूसरा तरीका ये है कि कंपनी अगर चाहे कि पूरा का पूरा 100% उनके पास आ जाए, खाली 90 नहीं, पूरा 100 आ जाए, तो हो सकता है कि कंपनी भी आपको कांटेक्ट करे बाय ईमेल या फिर फोन कॉल और आप उनको उस वक्त वापस ऑफर कर सकते हो। तो अब ये 2 चीज में से आपको क्या होता है, पहले आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है दोनों हो भी नहीं, तो आप परमानेंट शेयर होल्डर बन के भी रह जाओ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो बस वेट एंड वॉच का तरीका जवाब आपसे और चाहेंगे। कुछ कंपनीज है जो ऐसे शेयर्स लेती है। एक छोटा सा आपसे जवाब चाहेंगे। अब देखिए, चूंकि ये आजकल के ज़माने में बड़ा आसान हो गया है कि हम फ़ोन से ट्रेड कर लेते हैं, डीमेट में शेयर आ जाते हैं। हो सकता है कि पुराने निवेशक हों और बहुत ज़्यादा टैक्स सेवी ना हों। अब चूंकि 2 लाख रुपए का नुकसान इनके पोर्टफोलियो पर, ये दुख की बात तो ऑलरेडी है ये, लेकिन अब जो भी रकम बचती है 475 रुपए के भाव से जोड़कर, क्या किसी ब्रोकिंग फर्म के पास अगर जाते हैं, कोई ब्रांच अगर आसपास हो, क्या वो मदद कर पाएंगे इनकी? देखिए, कुछ कंपनीज है जो ऐसे शेयर्स लेती है। मैं कंपनीज का नाम तो इधर नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हाँ, ये अगर गूगल करे तो हो सकता है कि जहाँ पे भी रहते हैं उधर भी इनको ऐसे बायर्स मिल जाए, वो पॉसिबिलिटी है। और अभिषेक, जहां तक 400 की बात है, 400 था डीलिस्टिंग के पहले या उसके बाद में जब टूटा था, वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था। अब जैसे मैंने कहा, ये 400 है या 4,000 है, 40 रुपये है, वो तो डिपेंड करता है कि वो कंपनी क्या ऑफर करे, क्योंकि अब ये डीलिस्ट हो सकता है, इसका कोई प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म कुछ भी नहीं बचा है। तो
आप गूगल कीजिए, ऐसी कंपनीज काफी है, ब्रोकिंग हाउसेस जो लेते हैं ऐसे शेयर्स भी, लेकिन आपको डीप डिस्काउंट में आपको बेचना पड़ेगा। बस एक यही तरीका है और कुछ नहीं है। या फिर आप कंपनी से कांटेक्ट करो, इन केस वो लोग ले रहे हैं तो आप लकी हो सकता है कि वो कंपनी ही आपसे वापस ले ले। तो रजिस्ट्रार जो भी कंपनी का है उस पर आप गूगल करके कॉल लगाइए और अपना लक आजमाइए बस। ठीक है रुद्रमूर्ति जी, बहुत आपके पास विकल्प नहीं है। सहानुभूति आपसे है कि इतना ज़्यादा आपको नुकसान हो रहा है और आप इसमें एक तरह से शेयर में फंस गए और टेंडर ऑफर जब आया आपने अपने शेयर उसमें टेंडर नहीं किया। लेकिन जो विकल्प आपको विवेक बता रहे हैं, हालांकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें भी गारंटी कुछ नहीं है। जैसा कि बता रहे हैं कि ऐसी कंपनीज हैं कि जो लेती हैं स्टॉक्स लेकिन काफ़ी डिस्काउंट्स पर लेती हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं, क्योंकि 34 शेयर आपके पास है, 475 रुपये उनका फाइनल प्राइस था। ठीक है, चलिए शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। बाजार में हम देख रहे हैं कि कमजोरी हावी है। आज लगातार चौथे सत्र में 17,000 के ऊपर तो टिका हुआ है और टिका इसलिए है क्योंकि 17,000 पर एक बढ़िया वाला सपोर्ट काम कर रहा है। लेकिन ये सपोर्ट कब तक काम करेगा, क्योंकि बाजार में जब पैनिक का माहौल कई बार आ जाता है तो सपोर्ट धड़ाधड़ टूटते दिखते हैं। ये आज हम देखेंगे। हालांकि निफ्टी बैंक की कमजोरी बढ़ती जा रही है और सिर्फ एक शेयर निफ्टी में ऐसा है, टाटा स्टील, जहां पर 1% से ज़्यादा की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। एक